हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बड़ा एक चीज और आप सभी के लिए ना यहाँ पे अनसॉल पेपर का ये जितने भी सॉल्व अनसॉल्व पेपर है पूरा पूरा इसका पीडीएफ फ्री में मैंने दिया है। मैं और यूथ पब्लिकेशन मिल के बेटा आपको फ्री में पीडीएफ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। इन किताबों का पीडीएफ पूरा पूरा अनसॉल्व का फ्री में दिया, चाहे आर्ट से हो या फिर वो साइंस से। अरे जाके डाउनलोड कर लो पीडीएफ। गुरुदेव कहाँ से मिलेगा पीडीएफ? अरे बेटवा आपके लिए बनवाए हैं ऐप एसक्यूएम स्टडी एप्लीकेशन। जाके वहां से पूरा अनसॉल्व पेपर जितने भी आपके अभी तक हुए यूपी बोर्ड में पूरा पूरा सेट बाय सेट है, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपको दिए हैं। और क्या चाहिए? यहाँ बेटा आप सभी के लिए मॉडल पेपर हिंदी का 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक ना। और ये जो बेटा मॉडल पेपर है मैंने पूरा पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुजी इसकी क्षमता कितनी बेटे? इसकी औकात इतनी है कि यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न एकदम टच करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेपरवा होता है ना बदलता नहीं है। वो बार बार पीवाईक्यू पेपर को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं यूपी बोर्ड का। हाँ, अगर हम आपको 10 सेट पढ़ा दे मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करके, उससे बाहर आएगा ही नहीं, काम निपट जाएगा उससे। और हाँ, जाके महाभारत में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे 10 गेस्ट पेपर सेट मिल जाएगा आपको, 100 नोट्स मिल जाएगा, सभी विषयों का आपको मिल जाएगा, चाहे आप आर्ट से या साइंस के सभी सभी 10 गेस्ट पेपर सेट मैं आपको पढ़ा दूंगा। वहां से काम हो जाएगा और वहां पे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐप से जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 399 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं है। बेटा देखिए, ये मॉडल पेपर सेट है। सॉरी यार, एक्चुअली में तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। हाँ, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था, बट रिकवर हो रहा है। एक को कह रहा है गुरुजी श्राप लग गया का। बेटा धोखा दे दिए थे उनको, उन्हीं का श्राप भोग रहे हैं। देखो बेटा, ये पेपर कोड होता है आपका। और यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिल जाएगा पेपर। और 100 नंबर का बेटा पूर्णांक होगा। पास होने के लिए मात्र मात्र आपको 33 नंबर चाहिए बेटा, 33 नंबर मिलेगा। जब आप उतना मेहनत करेंगे तो बेटा 33 नहीं, आप पाएंगे 99 नंबर। अगर घर बना रहे हैं तो घर में अगर लग रहा है 35 दिन, तो बेटा 35 दिन ही घर बन के तैयार होगा। पहले दिन घर बन के नहीं तैयार होगा। क्यों? क्योंकि पहले दिन में वो टूट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा पकने के लिए उसको टाइम चाहिए ना, मतलब कि उसको ठोस में बदलने के लिए, है कि नहीं? तो उतना टाइम देना पड़ेगा, यानी आपको प्रतिदिन 1 घंटे तो आपको टाइम देना ही देना है। प्रारंभ जो बेटा 15 मिनट मिलने वाले हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों में सभी प्रश्नों का उत्तर देना बेटा क्या है, अनिवार्य है, बोले तो आवश्यक है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे खंड क रहने वाला है, जो कि बेटा रहेगा 50 नंबर का। किन नंबर का? 50 नंबर का। अच्छा, खंड ख वाला ग्रामर रहेगा, खंड का आपका किताब से रहेगा, ठीक है ना, बुकलेट वाला रहेगा पूरा पूरा। सबसे पहले बहुविकल्पी है, तो फटाफट कर ले। गुरु जी कहेंगे यहाँ तो आंसर दिखाई दे रहा है। भैया ये बताओ, अकेले यार इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, अब पता लगा इसको फिर हम सॉल्व करके आपको देंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहां पर इसका बेटा फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहला बेटा प्रश्न है यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में से एक मानी जाती है? तो वो है बेटा आपका सत्यवती कथा। जो सत्यवती कथा है, यह एक ऐसी रचना है जो कि हिंदी गद्य रचनाओं में गिनी जाती है, और ठीक ना, हिंदी गद्य की रचनाओं में गिनी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी प्रदीप, जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्र है, इसके साहित्यकार कौन है या इसके लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। मतलब पेपर में किसी प्रकार से बन सकता है। आप कहें बेटा बेटा हिंदी प्रदीप देखिएगा तो रोक दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट वाला आंसर। कलम का सिपाही के लेखक बेटा अमृत राय है, कलम का सिपाही बेटा अमृत राय है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी रचना की विधा, बेटा विधा मतलब होता है, ध्यान देना, विधा मतलब होता है बेटा प्रकार। सर किसका प्रकार? सर किसका प्रकार बेटा? अरे गुरुजी उपन्यास रचनाओं के प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं? विधा। हिंदी में विधा बोलते हैं प्रकार को, इंग्लिश में टाइप बोल देते हैं, केमिस्ट्री में प्रकार ही बोलते हैं, जैसे रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार, ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। बट हिंदी में आते हैं तो विधा बोला जाता है। अगला है निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है? बेटा रामचंद्र शुक्ल जो है, यह एक ललित निबंधकार के रूप में क्या बेटा विख्यात है।
अगला यहाँ पे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बेटा कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी, याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? सांद गीत। जो सांद गीत है यह महादेवी की वर्मा की रचनाओं में से एक है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है बेटा? तो यहाँ पे सूरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है बेटा, नंददास है, चित स्वामी है और भिखारी दास है। उसके बाद अगला बेटा यहाँ पे है तार सप्तक के प्रवर्तक। बेटा कौन है तार सप्तक के प्रवर्तक? तो वो है बेटा आपके अज्ञे। जो अज्ञे हैं वो तार सप्तक के बेटा प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सूफी काव्यधारक बेटा कवि कौन है? तो बेटा सूफी काव्यधारक जो कवि माने जाते हैं वो जायसी माने जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बेटा गद्यांश आएगा विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच का मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आपको ऐसी टेक्निक बता देंगे कि ये 10 नेम में से 7 नंबर गिरी हालत में से कहीं नहीं गया है, आपको 100% मिल जाएगा। सर कैसे मिल जाएगा? सबसे पहले बेटा आप गद्यांश को पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। गद्यांश को बेटा पूरा पूरा आप क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया गया है? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या है? असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है बेटा? पुत्र है। पहला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखने को बोला है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता कि गुरु ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा सर हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक बस याद कर लो वासुदेव सर्गवाल। अब कोई भी गद्यांश रहेगा उस चैप्टर का नाम जरूर से जरूर मेंशन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बेटा एक चीज आपको दिखाई दे रहा है मातृभूमि, यहाँ पे दिख गया राष्ट्र। बेटा जैसे ही राष्ट्र शब्द मिला आंख बंद करके ठोक दो राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। तो पाठ का शीर्षक बेटा क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और लेखक रा में जोड़ दो वाह, वासुदेव सर्गवाल। रा मतलब राज का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव सर्गवाल। तो इसके लेखक बेटा कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। इतना क्लियर है क्या? एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, किसी कोई इशू तो नहीं है ना। और बेटा बेटा हम आपको पूरा पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। जैसे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 तक पूरा पूरा 1 शॉर्ट वीडियो में कवर करवा दिए हैं। और टॉपिक और उसके जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं करवा दूंगा। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? गुरुजी हमें क्या पता? अरे भैया इसको याद मत करो। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, इसका आंसर इसी में देखिए। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, देखिएगा। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना बेटा क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव है। यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे अगला है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे क्या है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर बेटा क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर बेटा क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बस यही इसका बेटा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर से जरूर आप लोग बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला है, क्या है अगला यहाँ बेटा? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? बेटा पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगला यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ नहीं करना, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है उसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पृथ्वी माता है और जन से सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। पृथ्वी माता है और जन पृथ्वी के सच्चे अर्थों में पुत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण ही पृथ्वी पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ नहीं करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ नहीं करना है, वही तो करना है ना। हाँ अच्छा अच्छा,
एक सेकंड, माफी चाहते हैं। ये हो गया है, ये भी हो गया, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे और कुछ नहीं है। उसके बाद बेटा यहाँ पे पद्यांश है, पद्यांश में कुछ मत करना। जैसे गद्यांश है, सेम टू सेम आपका पद्यांश भी रहने वाला है। क्या है यहाँ पे? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। सबसे पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश मित्रानंद पंत द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक बापू के प्रति शीर्षक के आह्वान से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। उसके बाद अगला है बेटा आप पे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित वंश की व्याख्या कुछ नहीं करना, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है आप उसी क्या करना, बढ़ा चढ़ा के लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीन नवीन। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में कवि गांधी जी के एक शुद्ध ज्ञानमय आत्मा बताते हुए, जो न तो पुरानी है और न ही नई है, बल्कि सनातन और सदैव नवीन, चीर नवीन है, यहाँ उनके विचारों का शाश्वता और सार्वभौमिकता को दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है? तो कवि का आशय है कि गांधी का भौतिक शरीर नहीं बल्कि उनकी आत्मा और विचार ही महत्वपूर्ण है। वे शुद्ध अमर सत्ता है जो भविष्य की संस्कृति का आधार बनेगी। उनका व्यक्तित्व पुरातन होते हुए भी सदैव प्रासंगिक, यानी बोले तो बेटा नवीन है। उसके बाद अगला यहाँ पे कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत हो रहा है? तो महात्मा गांधी का शरीर अस्थियों का ढांचा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कवि उन्हें मांसहीन, रक्तहीन, अस्थि शेष कहकर उनके भौतिक स्वरूप की नगण्यता को दर्शाता है। अगला यहाँ पे गांधी जी का जीवन किसका आधार है? गांधी जी का जीवन किसका आधार है? तो गांधी जी का जीवन भावी यानी भविष्य की संस्कृति का आधार है। जैसा कि पंक्ति आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन में कहा गया है, उनके आदर्श और दर्शन ही आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होंगे। उसके बाद अगला है 5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम आपको 80 शब्द में यहाँ पे आंसर देना है। बहुत सिंपल है, कुछ मत करना। 3 लोग यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, तीनों है, तीनों में से एक का देना है। तो हम यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का देखते हैं। ये वासुदेव शरण अग्रवाल बेटा देखते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां, ठीक है ना। पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई, इसीलिए इन्होंने अल्प आयु में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डी लिट की उपाधियां प्राप्त कर ली। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता ज्ञान के लेखन में अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव और बुद्धि का असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति का भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। आपने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ पुरातत्व में भी इन्होंने अध्ययन का विषय बनाया था। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 में भारत माँ की चरणों में सदा के लिए अमर हो गए। अब इनकी प्रमुख कृतियां जैसे निबंध संग्रह कौन कौन सी हैं? अच्छा, ये याद कर लेना, ये सब की सभी सभी कृतियां हैं और ये सब विधाएं हैं, मतलब कृतियों के प्रकार है। जैसे कि भारत की एकता एक निबंध है, किस विधा की रचना है? तो निबंध है। पृथ्वी पुत्र, कला संस्कृति, कल्पवृक्ष, वागन धारा, ये सभी निबंध संग्रह यानी कि ये कृतियां हैं। समीक्षा में जैसे मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत, कालिदास दासकृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या, और इनकी शुद्ध ग्रंथ जैसे पाणिनिकालीन भारत भाषा शैली इनकी, तो भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली इनकी भाषा शैली। अब बेटा यहाँ पे लेखक हो गए, तो जाहिर सी बात है कवि भी आएंगे। अच्छा, लेखक कवि दोनों का अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो 10 नंबर बेटा क्लियर हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, जब भी जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको केवल बेटा 80 शब्द यूज करना है, 80 शब्द से ज्यादा मत जाना। आप लोग 80 शब्द से ज्यादा जाते हैं, फिर कहते हैं सर समय नहीं मिला। समय कहाँ मिलेगा? समय कहाँ मिलेगा? जो चीज कम टाइम देना है आपने उसको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, तो इसीलिए जो जितने नंबर का है उतना नंबर टाइम देंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ बेटा जयशंकर प्रसाद है, चलिए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद का मैंने लिया है। साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियां। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन बहुत सुखद में व्यतीत हुआ, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। इनकी अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और ये बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा-तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से बच ना सके। 1937 में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और संदर्भ इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का क्या बेटा प्राण है। इनकी प्रमुख कृतियां जैसे कामायनी है, आंसू ए लहर झरना है। इनकी कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रद्युम्न और आंधी है। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती जो कि बेटा क्या है, अपूर्ण है। तो ये सब सारी होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहाँ पे कहानी आएगा, जैसे खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश। अब मेरे शब्दों में लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में देना है। वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के कथानायक पर आपको प्रकाश डालना है। अधिकतम आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। पंचलाइट कहानी का सारांश बेटा लिखेंगे, कुछ नहीं है। पंचलाइट जो है, आप मतलब इसको कहानी के तौर पे याद करेंगे ज्यादा बेहतर है। मैं आपको सुना देता हूँ, देखिएगा। पंचलाइट जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक मध्यम वर्गीय मतलब गरीब परिवार में या गरीब गांव का बहुत ही वर्णन किया गया है। इसमें कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, जो कि एक टोली होती है जिसका नाम होता है महतो टोली। ये लोग रामनवमी के मेले में जाते हैं घूमने के लिए, और वहां से ये लोग पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। पंचलाइट जब लेकर आते हैं तो सरदार जो है कहता है चलो ठीक है, शाम को आज रात में भजन कीर्तन होगा, और ये अपनी पत्नी को आदेश देता है। उसके बाद क्या होता है भैया कि इनकी जो पत्नी होती है वो पूजा पाठ का प्रबंध करती हैं, और फिर ये लोग उत्साहित होते हैं कि भैया आज हम लोग भजन कीर्तन करेंगे। अब भैया हुआ क्या, जब रात का समय हो गया लेकिन किसी को भी पंच लाइट जलाना नहीं आता था। और जब बात ये हुई कि भैया जब पंच लाइट जलाना नहीं आता है तो पंच लाइट जलाएगा कौन, तो इसी में एक गोधन नाम का एक युवक था, जो कि मुनई नाम की युवती से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ था कि गोधन जो है वो मुनरी के घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर जा रहा था, और जो कि गुलरी काकी, मुनरी की माँ काकी गुलरी देख लेती हैं, जिसकी शिकायत पंचों से कर देती हैं। फिर पंच जो है वो गोधन को गोली से निकाल देते बाहर, लेकिन बाद में गोधन जो है पंचलाइट को जला देता है और सभी लोग माफ कर देते हैं उसको। बस यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो पंचलाइट परीक्षनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में महतो टोली है, जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं, जो कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मानजनक वस्त्र समझते हैं। इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला, पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं, और ये सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि ये शुभ काम करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। अब सभी उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या वो उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि ये साधारण लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है, जो कि गांव की मुनरी नाम की लड़की से बड़ा प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था। और मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला लेता है, और इस बात को चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है, और गोधन को सरपंच बुलाकर पंचलाइट को जलाने के लिए कहा, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच लोग बहुत उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खुनमा, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। उसके बाद बेटा ये हम आएगा स्वपठित खंड काव्य। देखिए आपको जिले के अनुसार करना रहेगा, तो इसको लेके परेशान मत होना। जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं करवा दूंगा, आपसे वादा है, इसको लेके परेशान मत होना, ठीक है ना। मैं आपको जो कह रहा हूँ बस वही आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो गया। जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, रश्मि रति है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है,
श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है, तो इसको लेकर परेशान मत होना। उसके बाद आएगा संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश ये दोनों आने वाले हैं, तो इसको लेके आप परेशान मत होना। अच्छा, क्यों नहीं होना है, मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, क्योंकि इसमें गिन के 5 तैयार कर लेना गद्यांश, 5 पद्यांश, जो कि जब आपका प्री बोर्ड चालू होगा तो उस समय आप तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है ना? उतने से ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि बेटा मुझे भी संस्कृत नहीं आती है, मैं पढ़ दूंगा तो आप गरिया देंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में एक आध दो शब्द इधर उधर हो गए फिर बवाल हो जाएगा। ए भैया, तो संस्कृत वाला आपको हम दे देते हैं, आपको पीडीएफ, आप कर लीजिएगा। हाँ, और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडीज, वहां पे आपको इसका पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, मिट्टी में मिलाना, 9 2 11 होना। तो सबसे पहला यहाँ बेटा, हवा में तलवार चलाना यानी कि बिना कारण या बिना सोच विचार के काम करना, बिना योजना व्यापार शुरू करना, हवा में तीर चलाने जैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना यानी कि अपनी ही प्रशंसा करना, वह हर समय अपनी तारीफ करता है जैसे कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनाना उसके शौक हो। उसके बाद मिट्टी में मिलाना यानी कि किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट या बर्बाद कर देना, भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। 9 2 11 होना मतलब तुरंत भाग जाना या गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम लोग, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गई। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ का चयन करके आपको लिखना रहेगा बेटा, कुछ नहीं है। अभिराम अभिराम, अभिराम मतलब बिना रोक के होता है, अभिराम होता है बेटा बिना सुंदर। ठीक। उसके बाद है विहग और विहंग, विहग मतलब पक्षी होता है, विहंग मतलब बेटा क्या होता है, आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पूत, यहाँ पूत और कनक, अंबर और क्या जलज है। तो पूत मतलब होता है बेटा पुत्र होता है, यानी कि हम बात करें पवित्र, और कनक मतलब सोना धतुरा होता है, अंबर मतलब आकाश और वस्त्र होता है, जलन मतलब बेटा बादल, और क्या होता है शीघ्र यानी कि तेज होता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आपका बिना वेतन की काम करने वाले को हम लोग अवैतनिक बोलते हैं, फ्री बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रियासा प्रियवंदा बोलते हैं। उसके बाद किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 ठो रहेगा, 2 ठो करना रहेगा, आप कर लेंगे, परेशान मत होना। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, तो यहाँ पे शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सेम टू सेम रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, अब देखना, जो विद्वान बेटा होता है, विद्वान विद्वान हमेशा किसी भी मेल के लिए होता है। मेल मतलब आप पर पता है, पुरुष के लिए यूज होता है। किसके लिए बेटा? पुरुष के लिए यूज होता है। और यहाँ पे क्या लड़की है, क्या लड़की, तो यहाँ पे विशुद्धि शब्द का उपयोग होगा। तो यहाँ पे शिवानी एक विशुद्धि लेखिका है। अगला यहाँ पे है, सीता घर जा, अरे भैया सीता घर थोड़ा ना जाता है, राम घर जाता है, यहाँ पे सीता घर जाती है, लड़की है ना। उसके बाद है पुस्तक मेज में रखी है, अरे मेज मन में नहीं होती बेटा, पर रखी है, मेज पर रखी है। उसके बाद यहाँ पे गोष्ठी में अनेकों विद्वानों ने भाषण हुए, अनेकों विद्वान भाषण हुए। बेटा विद्वानों में अनेक खुद ही बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेकों क्यों लगाना है, यहाँ पे अनेक ही हो जाएगा। ठीक, बस। उसके बाद आपका आएगा बेटा अपठित गद्यांश। देखिएगा अपठित गद्यांश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसमें टाइम बर्बाद मत करना। एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे, आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसी में से प्रश्न रहेगा, ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे। मैं इसमें का एक करवा देता हूं, हो गया। सबसे पहला बेटा आप क्या करना कि पहले पढ़ लेना, जैसे हम आपको 2 लाइन पढ़ देते हैं, उसके बाद इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप कर लेंगे। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है, यानी परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब का आचरण के विकास के साधनों में संबंध में विचार करना होगा। अब इसका बेटा सबसे पहला यहाँ पे जीवन का परम उद्देश्य क्या है बेटा, जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो जीवन का जो परम उद्देश्य है वो है आचरण का विकास करना, जीवन का क्या परम उद्देश्य है। सोचिए, फर्जी के नंबर मिल जाएंगे हिंदी में, तो यही तो लिखा गया यहाँ पे, आचरण का विकास करना है जीवन का परम उद्देश्य है। बस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर कर लेंगे। चले आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रस छंद अलंकार में। हम लोग रस छंद अलंकार कर लेते हैं, वैसे इसका 1 1 शॉर्ट एक एक टॉपिक का वीडियो मैं लेकर आऊंगा, बट कोई ना, हम सारी चीजों करवा देते हैं। पहला है यहाँ पे, हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए और इसकी परिभाषा लिखिए। तो वीर रस क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है बेटा उत्साह। वीर रस होता है क्या है, शौर्य, पराक्रम और धैर्य के वर्णन से उत्पन्न होने वाले वीर रस कहलाता है। उदाहरण के लिए
चढ़ कर रण में वीर बोले, आज ललकारूंगा शत्रुदल, खंडित कर दूंगा शीश उनके, या स्वयं हो जाऊंगा कंचन कल। उसके बाद है श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो बड़ा श्लेष अलंकार क्या होता है, इसका लक्षण मतलब परिभाषा, तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए भरो, मोती मानुष चून। ठीक। उसके बाद बेटा यहाँ पे है सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए। लक्षण मतलब होता है बेटा परिभाषा, क्या होता है परिभाषा। तो बेटा चौपाई छंद क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या होते हैं, गुरु होती है। उदाहरण के लिए, रामचरित मानस के भावार्थ दिव्य ज्ञान, सुनत पावन होता है तुलसी के बाद। बस। उसके बाद आएगा बेटा आपका पत्र लेखन। देखिएगा पत्र लेखन मैंने आपको टॉप 5 पत्र लेखन लिखवाया, एक एक करके करवा ही देंगे। इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं वो फॉर्मेट आपको दे देता हूँ, उसमें कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, 2 में से कोई एक करना रहेगा। अपने नगर में संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारियों को एक पत्र लिखिए। वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, स्वरोजगार प्रारंभ करने ऋण प्राप्ति के लिए निकट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो कुछ मत करना, एक फॉर्मेट है। सबसे पहले अच्छा लिखना किस में चाहते हैं, इसका लिखना चाहते हैं या इसका, चलिए अच्छा मान लीजिए हम इसका कि ऋण प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं, तो कुछ मत करना, सेवा में लिखना। जो भी बैंक रहेगा आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारा है भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, तो मैं वही लिख रहा हूँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय लिखना बहुत जरूरी है, विषय किस पे लिख रहे हैं बेटा, स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्ति के लिए, तो यही लिखेंगे स्वरोजगार प्रारंभ के करने हेतु ऋण। लिखे महोदय सेवा में सब निवेदन है कि मैं यहाँ का हूँ और मैं अपना रोजगार करना चाहता हूँ, क्योंकि नौकरी मिल नहीं पाई, सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है। जितना भी आपका मामला रहेगा पूरा भर देना। उसके बाद लास्ट में लिख देना, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र में विचार करने की महान कृपा करें। फिर धन्यवाद बहुदी अवसा सौभाग्यवाद प्रयागराज कर देना, यहाँ पे आप डेट डाल देना और आपको बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस इसका एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट आपको काम करना है और इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, बाकी के लिए आप परेशान मत होना। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी एक्शन डे का महत्व और गोस्वामी तुलसीदास। तो ये रहा आपको बेटा निबंध लेखन, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। यदि आपको ये निबंध लेखन करना नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मैं एक एक करके निबंध आपको करवा दूंगा। आप परेशान मत होना, मैं आपके सारे निबंध, सारे पत्र लेखन, सारे आपके गद्यांश पद्यांश मैं अलग से भी टॉपिक अपलोड करूंगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी कंप्लीट करा देंगे हिंदी का, तो संपूर्ण तैयारी आपको हो जाएगी एसकेएम स्टडी यूट्यूब पर। सो प्लीज आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।